क्लासरूम पूरा पैक कीजिए। तो पहले ऊपर में जाकर के बैठिए, जिसको बैठना है। क्लासरूम पैक कीजिए। चलिए आ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हल्ला काहे कर रहे हैं? हाय, हल्ला काहे कर रहे हैं? अरे जिसको जो प्रॉब्लम है खड़ा होके बोलिए। प्रॉब्लम है खड़ा होके बोलिए। कुछ भी प्रॉब्लम है खड़ा होइए, बोलिए। प्रॉब्लम ना है तो शांत रहिए। दो में से वो काम कीजिए। चलिए तो आ जाइए। आज 3 बजे से क्लास था ना? ओ, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ऐसे हम तो बोले थे 15 दिन के बाद 2 घंटा का होगा, लेकिन कल बिट्टू सर बोल दिए थे क्लास में। हाँ, बाद में हमको पता चला कल बिट्टू सर बोल दिए थे कि 3 बजे से क्लास है, तो हम तो 2:30 बजे लगता है यहाँ से गेबे किए। ठीक है, जब आप लोग आने लगे थे तो हम पूछे भी कि काहे ऐसा है, 4 बजे बैच है, अब ये काहे आ रहा है। तब पता चला हमको, तो हम भी गए, खाना खाए, तुरंत तो आ ही गए। ये सब डेमो चल रहा है ना, और ऑनलाइन भी डेमो चल रहा है। आज डेमो का लास्ट क्लास है। ठीक है, वो फ्री में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, समझे? पैसा देने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समझे? क्वेश्चन बैंक 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इस सबको जवाब दीजिए जी। कमेंट हटाइए, अब पढ़ाएंगे। ये सब ऐसे ही आलतू फालतू का कमेंट करते रहता है। देखिए, जो पढ़ने वाला नहीं होगा ना, वो बहुत कमेंट करेगा। जो पढ़ने वाला होगा वो लाइव होकर के क्लास करके आराम से चला जाएगा। जो पढ़ने वाला नहीं होगा वो बहुत ही कमेंट करेगा, काहे कि उसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, समझे? उसको कमेंट से मतलब है, तो कमेंट करेगा जो भी मन होगा। गुड इवनिंग, गुड नाइट, फलना चिलना ढेकना। चलिए, तो आज जो है 1857 का विद्रोह निपटा देना है, खत्म कर देना है। देखिए, 1857 के विद्रोह को हम लोग पांच भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक, विद्रोह के कारण को जानते हैं। दूसरा, प्रसार और नेतृत्वकर्ता को। तीसरा, असफलता के कारण को। चौथा परिणाम। और पांचवा, स्वरूप या प्रकृति। तो इसमें 2 चीज हम लोग जान चुके हैं, कारण को जान चुके हैं और प्रसार और नेतृत्वकर्ता को जान चुके हैं। आगे अब हम लोगों को जानना है क्या? तो आगे अब हम लोगों को जानना है यह जो विद्रोह है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है। 1857 का विद्रोह भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है। तो आखिरकार 1857 का विद्रोह जो असफल रहा है, उसकी असफलता का कारण क्या है? तो 1857 के विद्रोह के असफलता के कई सारे कारण हैं।
देखिए, जैसे अगर आप अपने जीवन में सफल होते हैं, उसके भी कई कारण होते हैं, और अगर आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो उसके भी कई कारण होते हैं। तो यहां पर बात हम लोग 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कर रहे हैं। तो 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों को जान रहे हैं। तो 1857 के विद्रोह के असफलता के जो कारण हैं, पहला इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता का अभाव, यानी देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया, कानपुर से नाना साहब ने किया, बिहार के आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया। ये सब जो नेतृत्व था, ये सब क्षेत्रीय नेतृत्व था, ये सब क्षेत्रीय नेतृत्व था। केंद्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्व नहीं था। केंद्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्व नहीं था, यानी इस सब नेता को साथ मिलाकर चलने वाला कोई नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझिएगा आप। भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान समय में देश में। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी केंद्रीय नेतृत्व हैं। फिर कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। तो अब जो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, ये क्षेत्रीय नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश में योगी जी बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, ये क्षेत्रीय नेतृत्व है। और मोदी जी केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के भीतर बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व है। तो 1857 के विद्रोह का क्षेत्रीय स्तर पर तो नेतृत्व करता था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। मतलब सब नेता को एकजुट करने वाला नहीं था। सब नेता को एकजुट करने वाला कोई नहीं था। एक 1857 के विद्रोह की असफलता के एक कारण यह है एसी चलवाइए हो, एसी बंद ना हो जाता है जी, लाइट कटता है तो। एसी बंद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ना बंद हो गया। हाँ, तुम कहां है? स्टाफ सब मर जाता है क्या रे तुम लोग? कहां रहता है जी? है कोई ना है यहां पे? कहां गया है? अरे स्टाफ ना है जी गेट पे, वहां पे? अरे कहां रहते हैं जी? एसी चलाइए ना, एसी चलाइए ना जी। अरे चलाने होता है जी? है बिजली डीजी पर ना है? काहे नहीं डीजी पे? अरे कहाँ रहता है? स्टाफ सबको बुलाइए तो जी यहाँ पे। कहाँ है? कौन कौन है? कौन कौन है अभी यहाँ पे? बुलाइए तो। है बुलाओ, कौन कौन है जी? है कोई ना है? कोई ना है? ऊपर में भी कोई ना है?
अरे कहाँ गया है जी स्टाफ सब, कहाँ गया है सब? कोई ना है? अरे कहाँ गया जी? अरे एगो जो था वो कहाँ गया? वो भी मर गया। अरे बुला के लाइए नीचे से, सब स्टाफ को बुला के लाइए। कहाँ है ये सब? है बैठिए, है आप लोग बैठिए। अरे और सब कहाँ है? टोपी वाला सब कहाँ है? हैं? खाना खाने गए हैं? अभी खाना खाने का टाइम है? किसका खाना लाने के लिए गया? अरे आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ थे आप? नीचे में थे? नीचे में काहे रहते? क्लास चलता है यहाँ पे, क्लास में मैंने आता है। अरे वो कहाँ गया? वो जो ऑनलाइन वाला था वो लड़का कहाँ गया? नीचा में होगा, क्या करता है नीचा में? है बोलिए जो अभी है सबको यहाँ पे बुला करके लाइए, जाइए। है शांत रहेगा जी तुम लोग? है काय नोटंगी बतियाता है? अरे कहां रहता है जी? क्या तुम्हारा काम है? कहां रहता है? कहां था तुम लोग? कहां नीचे में था? काय खाना खाने गया था? क्लास लगा के खाना खाने, खाना का पहले कहां खाया है? टेस्ट था। रहेगा गेट पे, रहेगा दोनों गेट पे रहेगा, ऊपर में रहेगा। सब स्टाफ को लगाओ, क्लासरूम में लगाओ सबको। बोलो सब क्लासरूम में रहेगा, एक आवाज पे आना चाहिए। बैठेगा, कुर्सी तोड़ेगा सब। चलिए आगे आइएगा। सब गेट पे रहेगा, गेट पे रहेगा सब गेट पे रहेगा, कुर्सी लगा के बैठेगा गेट पे। एक आवाज में आना चाहिए, क्लासरूम में इंटर करना चाहिए। चलिए आइएगा। बड़का एसी में रहने का शौक है, रूम पे तो पंखों ने होगा, एसी में रहेगा। एसी नहीं चल रहा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से यह असफल रहा है। इसकी असफलता के कई सारे कारण हैं। उसमें एक कारण है, इस विद्रोह का केंद्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। दूसरा, इस विद्रोह की असफलता का दूसरा कारण है स्पष्ट लक्ष्य की कमी। स्पष्ट लक्ष्य की कमी, स्पष्ट लक्ष्य की कमी। 1857 के विद्रोह का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। कैसे यह बात कहा जा सकता है? यह बात इस आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि जो 1857 का विद्रोह है उसमें रानी लक्ष्मीबाई को क्या चाहिए? झांसी का क्षेत्र। बेगम हजरत महल को क्या चाहिए? अवध का क्षेत्र। नाना साहब को क्या चाहिए? पेंशन।
वीर कुंवर सिंह को क्या चाहिए? जमींदारी। सबका अलग अलग लक्ष्य था, किसी का लक्ष्य एक नहीं था। जैसे आप विद्यार्थीगण क्या गलती करते हैं? आप पटना आते हैं, आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जनरल कंपटीशन में एसएससी भी आता है, बैंक भी आता है, रेलवे भी आता है, दरोगा भी आता है, सिपाही भी आता है, बीपीएससी भी आता है, यूपीएससी भी आता है, हर चीज आता है। अगर कोई विद्यार्थी कहता है हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जल्दी उसको सफलता मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाता है आप कौन चीज का तैयारी करते हैं, अगर वो कहता है हम डीएसपी बनने का तैयारी करते हैं, हम दरोगा बनने की तैयारी करते हैं, हम सिपाही बनने की तैयारी करते हैं, मतलब उसका लक्ष्य स्पष्ट है कि उसको सिपाही बनना है, उसको दरोगा बनना है, उसको डीएसपी बनना है, उसको एसपी बनना है। यह स्पष्ट लक्ष्य होता है। अब जनरल कंपटीशन में विद्यार्थी रेलवे, एसएससी, दरोगा, सिपाही सबका फॉर्म भरता है, सबका फॉर्म भरता है और वो सब चीज का तैयारी करता है। उसको दरोगो बनना है, उसको एसपीओ बनना है, उसको डीएसपीओ बनना है, उसको सिपाहीओ बनना है, सब चीज उसी को बनना है। इसी वजह से अंतिम में वो कुछ नहीं बन पाता है। लेकिन अगर उसको सिर्फ दरोगा बनना है, अगर उसका ऐसा लक्ष्य सिर्फ दरोगा बनना है, तो वो बन जाएगा। तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आप 72 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक लक्ष्य को निर्धारित कर प्राप्त निश्चित तौर पर कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। आप अपने जीवन में 72 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर उसको प्राप्त निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो जो आपको 1857 का विद्रोह है, इस विद्रोह का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, जिस वजह से यह असफल रहा। इसके बाद तीसरा अगर देखा जाए तो देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने किया, जिसे विद्रोही सिपाही कहा गया। अगर आप विद्रोही सिपाही की बात करेंगे, अगर आप विद्रोही सिपाही की बात करेंगे तो सभी विद्रोही सिपाही भी एक नहीं था, सभी सिपाही भी एक नहीं था, सभी सिपाही भी एक नहीं था। अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, पंजाब के सिपाही अंग्रेजों का साथ दे रहा था, गोरखा सिपाही अंग्रेजों का साथ दे रहा था। मतलब 1857 का विद्रोह कर रहा था सिपाही, और सिपाहियों में भी एकता नहीं थी। कुछ सिपाही विद्रोह कर रहा था तो कुछ सिपाही विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। किसने? लेकिन उन सिपाहियों में कुछ सिपाही विद्रोह कर रहा था, तो वहीं कुछ सिपाही विद्रोह को दबा रहा था। मतलब सिपाहियों में भी आपसी एकता की कमी थी। यह भी 1857 के विद्रोह के असफलता के एक कारण हुए। जैसे अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सिपाही जिस क्षेत्र से शामिल हुए थे वह क्षेत्र था अवध। कौन क्षेत्र? और अवध एक ऐसा क्षेत्र था जहां से आम जनता ने भी विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। अवध एक ऐसा क्षेत्र था जहां से आम जनता ने भी विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। समझ गए? इसके बाद 1857 के विद्रोह के असफलता का जो अगला कारण है वह यह था, कुछ देसी रियासत के राजे महाराजे विद्रोही सिपाही का साथ दे रहा था। जैसे अवध के नवाब विद्रोही सिपाही का साथ दे रहा था, नाना साहब विद्रोही सिपाही का साथ दे रहा था। वहीं कुछ भारत के देसी रियासत के राजे महाराजे
अंग्रेजों का साथ दे रहा था। जैसे ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, बिहार के दरभंगा महाराज, ये सभी ऐसे राजे महाराजे थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अगर भारत के सभी राजे महाराजे एक होकर विद्रोही सिपाहियों का साथ देता, तब भी यह विद्रोह सफल हो जाता। लेकिन भारत के सभी राजे महाराजे एक होकर विद्रोही सिपाहियों का साथ नहीं दिया, इसलिए यह विद्रोह क्या हो गया? असफल। यहां पर कंपटीशन के लिहाज से जो याद रखने वाला बात है वह यह है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ सबसे ज्यादा किसने दिया? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया ग्वालियर का सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया। तो आज के सेशन में अभी तक जितना हम आपको बताए हैं उसमें 3-4 बात याद रखना है। आगे बताएंगे कौन से 3-4 बात याद रखना है। इसके बाद इस विद्रोह के असफल होने के और भी कई कारण थे। उन कारणों में एक कारण था, भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा, मतलब अपने आप को विद्रोह से अलग रखा। भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने अपने आप को विद्रोह से अलग रखा, अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा। भारत के सिर्फ शिक्षित वर्ग के लोगों ने ही अपने आप को विद्रोह से तटस्थ नहीं रखा, बल्कि भारत के जो मध्यम वर्गीय जनसंख्या हुआ करती थी, भारत की मध्यम वर्गीय जनसंख्या जो हुआ करती थी, उसने भी अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखा। तो ये तमाम रीजन है जिस वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा है। तो अब परीक्षा के लिहाज से यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहां से क्वेश्चन बनेगा 1857 के विद्रोह के असफलता के कौन से कारण हैं। आपको ऑप्शन देगा, आप अपना पढ़ के टिक कीजिएगा। हमने आपको समझा दिया है। पहला कारण केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता का कमी, दूसरा कारण स्पष्ट लक्ष्य की कमी, तीसरा कारण विद्रोही सिपाहियों में भी आपसी एकता की कमी, चौथा कारण भारतीय देशी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, पांचवा कारण शिक्षित एवं मध्यम वर्गीय लोगों का अपने आप को विद्रोह से तटस्थ रखना। यही सब कारण है 1857 के विद्रोह के असफलता के, यही सब कारण। स्पष्ट हुआ? कुछ क्लियर है? अब यहां पर कंपटीशन के लिहाज से जो 3-4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने आप को 1857 के विद्रोह से तटस्थ रखा या विद्रोह में पार्टिसिपेट किया? तटस्थ मतलब अपने आप को अलग रखा, मतलब जो है वो विद्रोह में भाग नहीं लिया, वो विद्रोह में भाग, बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? तो शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, क्या किया? तटस्थ रखा ना। सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ किसने दिया? क्या? ग्वालियर के सबसे ज्यादा विद्रोह में साथ किसने दिया? किसने दिया? सबसे ज्यादा विद्रोह में साथ किसने दिया? सबसे ज्यादा सिपाही कहां से शामिल हुए? कहां से? कहां से? क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अब आगे आ जाइएगा। अब जो है आपको ये तो असफलता के कारण से हमने आपको अवगत करवाया। देखिए वो क्या दिक्कत है, लाइट आया, हाँ ठीक है। अब इसके परिणाम क्या क्या है? इसका परिणाम बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे अब हम लोगों को इसका परिणाम देखना है
कि आखिरकार इसका परिणाम क्या निकल करके सामने आया, परिणाम क्या निकल करके सामने आया। देखिए, इसके कई परिणाम निकलकर सामने आए। इसके जो कई परिणाम निकलकर सामने आए, उसमें एक, भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। एक है भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ, शासन का अंत हुआ। दूसरा, भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश राजे महाराजे या ब्रिटिश रानी के शासन की स्थापना हुई। देखिए, यहां पर सुनिएगा, समझिएगा आप थोड़ा सा। आप बचपन से लेकर आज तक सुनते हुए आए होंगे, भारत में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारत में अंग्रेजों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? भारत में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अब भारत में अंग्रेजों ने जो लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसमें 1757 से लेकर के 1947, 1757 से लेकर 190 वर्ष आएगा। लगभग शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम 200 बोल रहे हैं। 190 वर्ष आएगा। 1757 से 1857 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और जब भारत में कंपनी का शासन था, तो कंपनी के शासन के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ। और जब कंपनी के शासन के समय 1857 का विद्रोह हुआ, कंपनी के शासन के समय 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कंपनी है, कंपनी से भारत का शासन नहीं संभल रहा है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया, और 1857 के विद्रोह को दबा दिया, और फिर 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत से कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, जो कि 1857 के विद्रोह के परिणामों में से एक है। दूसरा, जब कंपनी के शासन का अंत 1857 के विद्रोह के बाद हो गया, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। तो 1857 के विद्रोह के कारण ही भारत से कंपनी के शासन का अंत हुआ, और भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश, कहां ऑन हुआ है जी? ऑन तो नहीं हुआ है। ऑन कहां हुआ है? अरे लाइट आया है तो जाकर के स्विच ऑन करेगा ना जी, है बौके है। सब चीज हम बोलेंगे, चल रहा है, हमको तो नहीं पता चल रहा है। चल रहा है, चलिए। अरे गेट बंद करो ना यार, क्या तुम लोग भाई? अरे तुम क्या करता है, तुम क्या करता है? करेगा ना, तुम जाकर के बंद करेगा ना, बंद करो गेट। है, खिड़की बंद कीजिए जी, आप लोग खिड़की बंद कीजिए। चलिए आगे आइएगा। तो इसका पहला परिणाम, भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। दूसरा परिणाम, प्रत्यक्ष तौर पर भारत में ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई। तीसरा, जब 1857 के विद्रोह के बाद अवलोकन किया गया, तो यह देखने को मिला कि सेना का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। सेना का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके फिर से ऐसा दोबारा विद्रोह हो सकता है। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही सेना का पुनर्गठन किया गया, और सेना का
पुनर्गठन करने को लेकर एक कमीशन आयोग का गठन किया गया, जिसे पील कमीशन आयोग कहा गया, जिसे पील कमीशन आयोग कहा गया। क्या कहा गया? पील कमीशन आयोग, पील कमीशन आयोग कहा गया, पील कमीशन आयोग कहा गया। सेना का पुनर्गठन करने को लेकर के पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद जो है आपको जो है 1857 के विद्रोह के बाद ही मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। मुगल बादशाह के पद को खत्म कर दिया गया। मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। और 1857 के विद्रोह के बाद ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ये सब 1857 के विद्रोह के परिणाम है, समझ गए? तो इन परिणामों को जो है आप याद रखिएगा। और इन परिणामों में जो है हमको लगता है सब चीज आपको याद रखना होगा, समझे? तो आ जाइए, याद कर लीजिए, ठीक है। किस विद्रोह के बाद भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी से भारत में प्रत्यक्ष तौर पर किसके शासन की स्थापना? ब्रिटिश क्राउन या चलिए 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी से भारत में किसके शासन की स्थापना हुई? 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सेना का पुनर्गठन करने को लेकर कौन कमीशन आयोग का गठन? कौन कमीशन आयोग? 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन हेतु कौन कमीशन आयोग का गठन? कौन कमीशन आयोग का गठन? किस विद्रोह के बाद मुगल सत्ता का अंत हुआ? किस विद्रोह के बाद मुगल सत्ता का अंत? मुगल सत्ता का अंत हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चलिए, ये परिणाम हो गए। इसके बाद अब देखिएगा, देखिए जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कोई विद्वान इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, कोई विद्वान इसे ना तो भारतीय ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता आंदोलन कहता है, कोई इसे जनक्रांति कहता है, कोई इसे सैनिक विद्रोह कहता है, कोई इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहता है, कोई इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहता है, कोई इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध कहता है, कोई इसे हिंदू और मुसलमानों का ईसाइयों के खिलाफ षड्यंत्र कहता है। तो अलग अलग विद्वान 1857 के विद्रोह को लेकर के अलग अलग प्रकार की राय प्रस्तुत करता है। उसी को विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति कहा जाता है। विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति, विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति कहा जाता है। और विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति से जो है आपको प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, भारतीय विद्वान क्या कहता है? भारतीय विद्वान क्या कहता है? देखिए, अगर आप भारतीय विद्वान की बात करेंगे तो भारतीय विद्वान में एक विद्वान है, उसका नाम है एसएन सेन। भारतीय विद्वान में एक विद्वान है, उसका नाम है एसएन सेन। क्या नाम है? एसएन सेन। बात अगर एसएन सेन की करे तो एसएन सेन जो है 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। एसएन सेन की अगर हम लोग बात करें तो एसएन सेन जो है 1857 के विद्रोह के क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे। और एसएन सेन ने जो है 1857 के विद्रोह के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसे 1857 कहा जाता है, अर्थात 1857 कहा जाता है। 1857 नामक पुस्तक की रचना एसएन सेन ने 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखा है। और एसएन सेन इस विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह वक्तव्य परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1857 के विद्रोह को लेकर क्या कहा? तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा कि जो 1857 का विद्रोह है, यह विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ। धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ।
लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, लेकिन इसका अंत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुए, ऐसा मानना था एसएन सेन का। एसएन सेन ने ऐसा क्यों कहा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण को आप याद कीजिए। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इससे भारतीयों का धर्म नष्ट होता, और उसी को लेकर के विद्रोह की शुरुआत हुई। अर्थात भारत के जो सैनिक थे उन्हें लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करने वाला है, या धर्म नष्ट करना चाहता है, अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करना चाहता है। इसलिए सिपाहियों ने बगावत कर दी, और फिर विद्रोह हुआ, और फिर विद्रोह हुआ। अर्थात जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुई, धर्म को लेकर हुई, यह स्पष्ट होता है। और इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। यह बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता आपस में मिले, तो उन सभी को एहसास हुआ कि हम सभी के समस्या का कारण तो अंग्रेज है। नाना साहब के समस्या का कारण भी अंग्रेज, बेगम हजरत महल के समस्या का कारण भी अंग्रेज, रानी लक्ष्मीबाई के समस्या का कारण भी अंग्रेज। हर किसी के समस्या का कारण क्या, अंग्रेज। हर किसी के समस्या का कारण क्या, अंग्रेज। तो सबको लगा कि हम सभी के समस्याओं का कारण अंग्रेज है, तो हम सभी को एक होकर के जो है अंग्रेज को भारत से बाहर करना है। तो धीरे धीरे सब एक होने लगे, और धीरे धीरे सब एक जब हो गए तो यही धर्म से शुरू होने वाला विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में तब्दील होने लगा, स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में तब्दील होने लगा। लेकिन जब तक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में यह विद्रोह तब्दील हो पाता, तब तक में विद्रोह को दबा दिया गया, तब तक में विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। समझ गए? तो ये चीज है, तो ये स्टेटमेंट बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अगर बात हम लोग बीडी सावरकर की करें, तो जो बीडी सावरकर है, बीडी सावरकर का क्या कहना था, तो बीडी सावरकर का 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहना था कि जो 1857 का विद्रोह है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया। दूसरा एक विद्वान है आरसी मजूमदार, एक विद्वान है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, बात अगर आरसी मजूमदार की करे, जानते हैं ई कहता है क्या, सॉरी ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार का यह मानना है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा आरसी मजूमदार का मानना था, ऐसा आरसी मजूमदार का मानना था। इसके बाद एक विद्वान है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा है यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ। एक विद्वान है रामविलास शर्मा, उनका कहना है यह जनक्रांति थी। इन विद्वानों के स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है। विशेष तौर पर महत्व ये तीन विद्वान के स्टेटमेंट का है। ये तीन विद्वान के स्टेटमेंट को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। बाद बाकी विद्वान के स्टेटमेंट को आप नहीं भी याद रखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। दीदी जी लोग ध्यान से सुनना है, सोना नहीं है, समझे? हाँ,
सोना नहीं है। हाँ, तो आप लोग को बढ़िया है, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग नहीं सोते हैं। ये देखिए उधर एगो मोबाइल चला रहा है, अजीब हाल है। ठीक है, ये भारतीय विद्वानों की राय है, इसको याद रखना है। इसके बाद ब्रिटिश विद्वान, ब्रिटिश विद्वान, एगो क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आप लोग। 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत में, सॉरी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता कौन था? डिजरेली था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो डिजरेली, जो कि 1857 के समय ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता था, डिजरेली की अगर हम लोग बात करें तो डिजरेली ने 1857 के विद्रोह के ऊपर टिप्पणी किया। और डिजरेली ने 1857 के विद्रोह के ऊपर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि यह जो 1857 का विद्रोह है, यह विद्रोह जो 1857 का विद्रोह है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली ने दिया है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया है? डिजरेली ने, डिजरेली ने दिया है। फिर आपको एक विद्वान हुआ करते थे टी आर होम्स, एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था टी आर होम्स। टी आर होम्स देखिए अंग्रेज विद्वान था, और अंग्रेज जानते हैं, अंग्रेज जब भारत आया ना तो अंग्रेज कहता था हम सभ्य हैं, हम सभ्य हैं, हमको खाने का तरीका मालूम है, हमको कपड़ा पहनने का तरीका मालूम है, हमको जीवन जीने का तरीका मालूम है। लेकिन जो भारत के लोग हैं वे असभ्य हैं, भारत के लोग असभ्य हैं। भारत के लोगों को ना खाने का तरीका मालूम है, ना पहनने का तरीका मालूम है, ना जीने का तरीका मालूम है। तो ईश्वर ने हम ब्रिटिशों को भारत भेजा है ताकि भारतीयों को सभ्य हम बना सके। ये सब बात बोलता था अंग्रेज, कहता था कि हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। अगर वो कहता कि हम आपको लूटने के लिए आए हैं तो फिर भारत के लोग उसको भारत में स्थान देता नहीं। तो ही लोग कहा, अंग्रेज कहा कि हम सभ्य बनाने के लिए आए हैं, और अंग्रेज अपने आप को सभ्य मानता था और भारत के लोगों को असभ्य और बर्बर मानता था। असभ्य और बर्बर मतलब भारत के लोगों को कुछ भी करने के लिए आता नहीं है, ना खाने आता है, ना पहनने आता है, ना उड़ने आता है, ना जीवन जीने आता है। समझ गए ये चीज? तो टी आर होम्स ने इस विद्रोह पर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। यहां पर सभ्य शब्द का प्रयोग ब्रिटेन वासियों के लिए हो रहा था और बर्बर शब्द का प्रयोग भारत के लोगों के लिए हो रहा था। किसके लिए? भारत के लोगों के लिए हो रहा था। इसके बाद एक अंग्रेज विद्वान है, उसका नाम है L.E.R. रीज। रीज, L.E.R. रीज की अगर हम लोग बात करें तो जो L.E.R. रीज है, L.E.R. रीज ने क्या कहा? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यानी L.E.R. रीज यह कहना चाहता था कि ये विद्रोह पूरे भारत के लोगों का विद्रोह ना है, बल्कि जो कुछ भारत के रूढ़िवादी लोग हैं, कुछ भारत के जो कट्टर लोग हैं, धर्मांध शब्द का प्रयोग रूढ़िवादी या कट्टर के लिए किया गया, कट्टर के लिए किया गया है। तो भारत के जो कुछ कट्टर लोग हैं, उन लोगों ने
ईसाई यानी अंग्रेज, अंग्रेज ईसाई धर्म को मानता था, ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह किया, ऐसा मानना था एलियार रीज का। इसके बाद एक विद्वान हुआ करते थे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर की अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों ने यह कहा कि यह भारत के हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा यह भारत के हिंदू और मुसलमानों का, हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। इन विचारों के अलावा और भी बहुत सारे विचार अलग अलग विद्वानों ने दिया। जैसे एक विद्वान हुआ करते थे जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन, ये सब विद्वान एक लाइन से कहा यह सिपाही विद्रोह था, यह कुछ थोड़े था, ये तो कुछ सिपाही के द्वारा किया गया विद्रोह था। मतलब इस विद्रोह को कम करके आंकने हेतु 1857 के विद्रोह को कम करके आंकने हेतु 1857 के विद्रोह को कम करके आंकने हेतु ब्रिटेन के अधिकतर विद्वान ने, जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, सब एक तरफ से कहा ये सिपाही विद्रोह है, ये कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं है, ये सिपाही विद्रोह है। मतलब सिपाही विद्रोह कह के विद्रोह के स्वरूप को कम करने का प्रयास अंग्रेजों का था, कम करने का प्रयास अंग्रेजों का था। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कह रहा है ना जी। कोई कह रहा है सिपाही विद्रोह है, कोई कह रहा है राष्ट्रीय विद्रोह है, कोई कह रहा है सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है, कोई कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। तो आखिरकार ये है क्या? कोई कह रहा है दाल है, कोई कह रहा है भात है, कोई कह रहा है खिचड़ी है, कोई कह रहा है कटहल है, कोई कह रहा है लीची है। तो है क्या? देखिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन जब आप 1857 के विद्रोह को बतिया लीजिए, आप लोग सिपाही बनिएगा तो क्या कीजिएगा? ड्यूटी थोड़े कीजिएगा, रोड पे खड़ा होकर बतियाएगी। जानते हैं महिला सिपाही सबका ये हाल है, दूगो महिला सिपाही का जहां ड्यूटी रहता है वहां दूगो पुरुष देना होता है कि वो महिला का भी रक्षा हो, समझे? इस बार सब सिपाही बन जाइएगा, ठीक है? सिर्फ क्लास में जो है, देखिए हम जो बात बोल रहे हैं लड़की लोग को बोल, लड़का लोग पे ही बात लागू नहीं होगा, लड़की लोग को बोल रहे हैं। और ऑनलाइन भी जो लड़की लोग है, दीदी जी लोग हैं, ठीक है, सबको बोल रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो है ना क्लास को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? और जितना हम 100% बताते हैं उसमें 50% याद रख लीजिए, आप बन गए। लेकिन लड़का लोग 100%, आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समझे? आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, बस यही है कि थोड़ा बढ़िया से रहिएगा। और फिजिकल का तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आप लोग परीक्षा के लिए चिंता मत कीजिए, ठीक है? परीक्षा के लिए चिंता एकदम नहीं करना है। अब इसका यह मतलब नहीं कि एकदम पढ़ना ही छोड़ देना, ऐसा भी नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना है, समझे? और अच्छे से पढ़ना है, समझे? और ये सब चीज आपको हर परीक्षा में काम दे देगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठिएगा, काम देगा। ऐसा नहीं है कि सिपाही के लिए पढ़ा रहे हैं तो दरोगा परीक्षा में नहीं बैठ सकते, ऐसा कोई बात नहीं। दरोगों से क्वेश्चन बनेगा, सब चीज से क्वेश्चन बनेगा महाराज, ठीक है?
तो अच्छा से पढ़िए ताकि आगे सिपाही में हो जाए तो दरोगा में भी ये सब चीज काम आ जाए, समझे। हाँ, तो आप लोग के लिए 100%। और क्या, तो आखिरकार 1857 के विद्रोह को कहां किया जा सकता है। देखिए 1857 के विद्रोह को हमारे दृष्टिकोण से देखें, मेरा अपना मानना है इसे ना सिपाही विद्रोह कहा जाए, ना राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए, ना स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाए, बल्कि इसे 1857 की क्रांति कही जाए। क्रांति कही जाए। क्या कही जाए? क्रांति। 1857 की क्रांति कही जाए। अब कहिएगा इसे 1857 की क्रांति क्यों कही जाए? इसे 1857 की क्रांति क्यों कही जाए? तो इसका सीधा सा उत्तर है क्रांति का मतलब क्या होता है जानते हैं? क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, ऐतिहासिक बदलाव। तो 1857 की क्रांति ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया, बड़ा परिवर्तन किया। कैसे कह सकते हैं भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया, बड़ा परिवर्तन किया? इस रूप में कह सकते हैं क्योंकि 1857 के विद्रोह ने जहां एक तरफ कंपनी के शासन का अंत किया, आप स्वयं सोचिए, जो कंपनी पिछले 100 बरस से शासन करती हुई आ रही थी, 1757 से 1857, उस कंपनी के शासन को झटके में समाप्त कर दिया। तो ये बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी बात, जो मुगल सत्ता 1526 ईस्वी से अस्तित्व में थी, उस मुगल सत्ता का अंत कर दिया। यानी जो मुगल सत्ता 1526 से 1626, 1726, 1826, यानी 350 साल लगभग, जो मुगल सत्ता लगभग 350 साल से शासन करती हुई आ रही थी, उस मुगल सत्ता का अंत कर दिया। बड़ा परिवर्तन ना है? हाय। इसके बाद 1857 के विद्रोह से पहले भारत के भीतर जो बिहार का नागरिक था ना, उसको लगता था हम बिहारी हैं, उसको भारतीय होने का एहसास नहीं था। जो बंगाल का था उसको लगता था हम बंगाली हैं, उसको भारतीय होने का एहसास नहीं था। लेकिन 1857 के विद्रोह ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर क्षेत्र के लोगों को यह एहसास दिलाया कि हम भारतीय हैं। ये सब परिवर्तन अपने आप में कोई छोटा परिवर्तन नहीं था, बहुत बड़ा परिवर्तन था अपने आप में। तो ये जो तमाम परिवर्तन है, ये तमाम परिवर्तन 1857 के विद्रोह में हुए हैं। 1857 के विद्रोह ने ये तमाम परिवर्तन किया। यही कारण है कि 1857 के विद्रोह को क्रांति कहना ज्यादा उचित है। क्या कहना ज्यादा उचित है? क्या कहना? क्रांति कहना ज्यादा उचित है। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए, बोर्ड पे बताने के लिए तो बहुत सारे विद्वानों का स्टेटमेंट बताया है, लेकिन बोर्ड पे हम वही विद्वान का स्टेटमेंट लिखे हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए, बोर्ड पे जो स्टेटमेंट है विद्वान का, उसको याद करना है, बोलना है। बोलने से क्या होता है? याद होता है। इसलिए याद करने के लिए बोलना है। ठीक है, बताइए 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? SN 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने किया?
एसएन सेन ने। किसने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा कि यह विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ? एसएन सेन ने। अच्छा, किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी। किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किसने कहा है यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम? किसने कहा यह ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता? आरसी। अच्छा, किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किसने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध? किसने कहा यह सभ्यता और बर्बरता के बीच? किसने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध? टीआर। किसने यह कहा है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? किसने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? अच्छा, किसने यह कहा यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है? यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है? जेम्स ऑटरमो डब्ल्यू। बात क्लियर हुआ? 1857 का विद्रोह खत्म हो गया। अब देखिए कुछ और। अब जो बताएंगे विविध टाइप में मिसलेनियस टाइप में चीजों को बताएंगे, और थोड़ा बहुत चीज आपको अपने कॉपी में लिखना भी है। और देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, हम जोर देंगे कौन चीज पर पता है ना? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपको धुरंधर बनाना है हमको। अभी हम पढ़ा रहे हैं ये तो स्वतंत्रता आंदोलन पूरा सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा ऑब्जेक्टिव। जैसे बिट्टू सर ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना, बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म हुआ नहीं हुआ? बस इतना डीप में जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है ना? मजा आने से मतलब ना है, याद करने से मतलब है महाराज। ठीक है, याद करते जाना है। और देखिए जानते हम आपको बता रहे हैं पूरे बिहार दरोगा बिहार पुलिस पूरे बिहार पुलिस बैच खत्म होते होते अगर आप थोड़ा सतर्क रहे, आपके होंठ पे कम से कम 10 से 15 हजार क्वेश्चन आ जाएगा। और हम आपको बोलते हैं ताली मत बजाइए, रुकिए ना, आप बोल नहीं होने देते हैं वाह महाराज। 10 से 15 हजार क्वेश्चन आपके होंठ पे ला देंगे हम पूरे बिहार पुलिस बैच खत्म होते होते। और हम आपको बता रहे हैं आप बिहार पुलिस क्या, आप बिहार दरोगा परीक्षा में बैठिएगा, आपका रिजल्ट होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा में आप करेंट कर लीजिएगा बस, और कुछ हो नहीं। समझ गए? तो ताली नहीं बजाना है, समझिए ना महाराज। बस आप लोग तालिए बजाने लगते हैं। और आगे जो है, आगे बोले हैं ना, इसी फी में आपका टेस्ट भी ना है, टेस्ट है ना, तो इसलिए टेस्ट में देखिए क्वेश्चन सेट करना होता है, टाइपिंग करवाना होता है, पीडीएफ फोटो कॉपी हार्ड कॉपी देना होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन फी में अंतर क्यों होता है? देखिए ऑनलाइन में क्या करते हैं, हार्ड कॉपी दे देते हैं, वो अपना फोटो कॉपी जाकर के निकलवाता है, उसको अपना पैसा खर्चा होता है। ऑफलाइन में हमको हार्ड कॉपी देना होता है, इसलिए ऑफलाइन का फी थोड़ा ज्यादा है ऑनलाइन के तुलना में। समझ गए? और कोई वजह नहीं है। अरे हम आपको बोल रहे हैं, देखिए आप लोग क्या करते जानते हैं, आप लोग में बड़ी आदत खराब है। अब कोई एक थाली दिया खाने के लिए, एक बार उठाए और स्वाद बता दिए। एक बार उठा करके स्वाद बताइएगा तो आप सही स्वाद नहीं बता पाइएगा। पूरे थाली को खाइए और उसके बाद अंतिम में स्वाद बताइए, समझे? तब जो आप दीजिएगा ना, तब वो सही रिस्पॉन्स रहेगा। तो आप अभी तो पढ़ना शुरू नहीं किए हैं महाराज, पूरे आप पढ़ लीजिए और लास्ट में आप स्वयं अपने आप से कहिएगा कि क्या हम जो 2100 रुपया दिए हैं, क्या 2100 रुपया लैग हमको मिला है कि नहीं मिला।
आपका अंतरात्मा कहेगा कि 2100 से ज्यादा हमको मिल गया। हम आपको भरोसा देते हैं इस बात का, समझ गए? तो इसलिए फी बहुत सोच समझ के रखे हैं, बहुत सोच समझ करके फी रखे हैं कि आपको भी बहुत ज्यादा ये ना हो, आपका तैयारी भी बेहतर हो जाए, आपका सेट भी हो जाए, आपको पढ़ा भी दे। अरे आप ये नहीं देख रहे हैं महाराज हम आपको सेट करवाएंगे, कम से कम जानते हैं आपका परीक्षा अक्टूबर में होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। कम से कम मेरा टारगेट है 50 सेट, कम से कम 50 सेट, और एक सेट में मान लीजिए कम से कम जो है 2 से 3 पेज रहेगा, खड़ा खड़ी 2 से 3 पेज। तो थोड़ा जोड़िए घटाइए ना, जोड़ घटाओ गुना भाग आपको नहीं आता है, टाइपिंग है, फोटो स्टेट है, सब चीज है, समझे? खर्चा है। आपसे अगर हम 2100 ले रहे हैं ना, तो आपको हम मान करके चलिए कि कम से कम 4 से 5 माह पढ़ाएंगे, 4 से 5 माह पढ़ाएंगे जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर में परीक्षा, 7 महीना पढ़ाएंगे। जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना हुआ, 4 महीना हुआ। नहीं 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 नहीं, अक्टूबर तक पढ़ाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना पढ़ाएंगे। अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट में परीक्षा होगा आपका, 4 महीना पढ़ाएंगे हम आपको। 4 महीना पढ़ाएंगे तो आप स्वयं सोचिए, 2100 रुपया मान लिया जाए फी है, तो 2100 भागा 4 कीजिए, कितना होगा? कितना होगा? 5 के 20, 525, हाँ 525 रुपया पर मंथ हुआ, ठीक है? 525 रुपया पर मंथ बहुत ज्यादा है। 500 रुपया का तो आप लोग चाय पी जाते होंगे महाराज एक महीना में, नहीं पीते हैं, क्या बात करते हैं आप। और उसके बाद ये देखिए ना, पर मंथ 10 से 12 सेट मिलेगा, 10 से 12 सेट मिलेगा, 10 से 12 सेट। तो पर मंथ 10 से 12 सेट मिलेगा, तो समझिए ना अब आप स्वयं सोचिए, समझे? हाँ, तो फी एकदम बहुत कम फी है, इससे कम फी नहीं हो सकता था, समझे? अरे देखिए आप लोग जो है, देखिए हम एक बात बताते हैं, अंगूठा जानते हैं? अंगूठा, इस संसार में जितने लोग हैं अंगूठा का निशान उतना प्रकार का है। कभी भी अपना तुलना किसी और से मत कीजिए, और कभी भी मेरा तुलना, और आप जिस संस्थान में पढ़ते उस संस्थान का तुलना किसी और से ना कीजिए, एकदम नहीं कीजिए। देखिए और संस्थान में क्या होता है वो आप पता कर लीजिएगा, और आप जहां पढ़ रहे हैं आप तो प्रत्यक्षदर्शी है, यहां क्या होता है ये बात आपको पता है, समझ गए? तो हम लोग लेते हैं फी, तो हम लोग आपको देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, जितना लेते हैं उससे ज्यादा देते हैं। और जगह क्या होता है आप पता कर लीजिएगा ना, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम किसी के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, समझे? फी के लिए तो वो आपसे ले लेगा, कम फी ले लेगा, लेकिन पढ़ाई के नाम पर जाइए ना, पता चल जाएगा, जाइए ना, जाइएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, समझे? हिंदी इंग्लिश काहे चिंता करते हैं आप, हम हैं ना जी, ठीक है? इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जो है होगा तो पढ़वा देंगे, और हिंदी में जो है हम गाइड कर देंगे, हम चीजों को समझा बुझा देंगे, याद उद करवा देंगे, ताकि आप हिंदी भी बेहतर करके आए, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, समझे? मैथ पढ़ाया जाएगा जी, मैथ पढ़ाया जाएगा, मैथ वाला मास्टर है ना जी? हाँ मैथ वाला मास्टर है, हाँ है, मैथ पढ़ाया जाएगा, क्या बात करते हैं, मैथ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? मैथ पढ़ाया जाएगा आपको, मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे आ जाइए अब। आए क्या क्वेश्चन बैंक 15 जुलाई तक आ जाएगा, 15 जुलाई तक आ जाएगा क्वेश्चन बैंक। और जानते हैं अगर दूर दराज का, जो पटना में रहते हैं वो तो गरीब ना है, जो पटना से बाहर के लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, मतलब उनको इतना भी क्षमता नहीं कि वो किताब खरीद सके, उस प्रकार के गरीब छात्रों को बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक उनके घर पर हम पहुंचवाएंगे, समझ गए?
जो बहुत गरीब है उसके विषय में बोल रहे हैं, सबके विषय में नहीं। आप लोग तो अमीर है महाराज, आप लोग पटना में रहते हैं, आप लोग गरीब हैं। याद हो गया। अब विविध विविध बताएंगे, लिखाएंगे, याद करवाते जाएंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह से संबंधित एगो कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी एगो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, ध्यान से सुनिए। हाय हाय बाप रे, बहुत पेज में बहुत पैसा खर्चा होता है, पेज बहुत महंगा है जी, नहीं पॉसिबल ना। चलिए लिखिए, समझिए, पहले समझिए, हल्ला नहीं। पानी ठीक है जी, खाना खाए महाराज, पानियों ने पी पाए, ठीक है। सुनिए, पहली बात, एक बात पूछा जाता है 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान कौन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जो 1857 का विद्रोह हुआ है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान कौन है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। तो नीचे से लिखिएगा, 1857 के विद्रोह के कारणों पर 1857 के विद्रोह के कारणों पर 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां हुए। ठीक है, इसके बाद इसको याद कर लीजिए। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद। इसके बाद आगे बताइएगा। आगे एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन ऐसे उर्दू शायर थे जो 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मिर्जा गालिब। और जो मिर्जा गालिब थे उनका जन्म 1796 में आगरा में हुआ था और उनका निधन 1869 में दिल्ली में हुआ। समझ गए? तो नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखने वाला विद्वान 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखने वाला विद्वान मिर्जा गालिब थे। इसके बाद एक चीज पूछा जाता है, बिहार का शेर किसे कहा जाता? वीर कुंवर सिंह। और वे छापामार युद्ध नीति के विशेषज्ञ थे। तो नीचे से लिखिएगा, बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है।
वे 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 छापामार युद्ध नीति के विशेषज्ञ थे। 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 अच्छा, ये बात लिखाए हैं कि 50,000 का इनामी मौलवी अहमद सबसे ज्यादा सैनिक अवध से भाग लिया। लिखाए हैं, देख लीजिए। नहीं लिखा है? लिखाए हैं। अच्छा, अवध के क्षेत्र से आम जनता ने भी भाग लिया था। लिखाए हैं? लिखा दिया ये सब बात? चलिए ठीक है। हैं? लिखा है ना? बताए हैं, लिखा है ना? नहीं लिखा है? लिखा है? लिखिए, लिखिए, लिखिए। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सैनिक अवध प्रांत से भाग लिए थे। अवध प्रांत से भाग लिए थे। अवध प्रांत से भाग लिए थे। इस प्रांत से आम जनता ने भी 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 भाग लिया था। इस प्रांत से आम जनता ने भी भाग लिया था। इस प्रांत से आम जनता ने भी भाग लिया था। अहमदुल्लाह 50,000 का इनामी था। लिखे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था। लिखे। लिखिए। और सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। लिखे। लिख लिए हैं? लिखिए एक पॉइंट। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। रोटी और कमल का फूल था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। 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 ठीक है, रोटी और कमल का फूल था। इसके बाद रोटी और कमल का फूल था ना। नीचे से लिखिएगा। है कौन? वो बहुत ज्यादा जरूरी ना है, रहता जरूरी तो हम बोल देते। ठीक है। और हाँ सुनिए, एक बात और समझिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह में जानते हैं, जैसे पंजाब के सिपाही, गोरखा सिपाही, ये सब अंग्रेज का साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने इन सिपाहियों को लड़ाकू सिपाही घोषित किया। लड़ाकू सिपाही घोषित किया। और वहीं अवध के सिपाही, बंगाल के सिपाही, बिहार के सिपाही विद्रोह किया था। तो बिहार के सिपाही, अवध के सिपाही, बंगाल के सिपाही को गैर लड़ाकू जाति घोषित किया। गैर लड़ाकू जाति घोषित किया। मतलब जो अंग्रेज का साथ दिया उसको लड़ाकू जाति, और जो अंग्रेज का साथ नहीं दिया उसको गैर लड़ाकू जाति। उसको गैर लड़ाकू जाति। बात समझ में आया? नीचे से लिखिएगा।
1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद पंजाब गोरखा और पठान सिपाहियों को पंजाब गोरखा और पठान सिपाहियों को पंजाब के सिपाही पंजाब पंजाब कोमा गोरखा है गोरखा और गोरखा और पठान सिपाहियों को लड़ाकू घोषित किया गया लड़ाकू घोषित किया गया वहीं अवध बिहार और बंगाल के सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया वहीं अवध बिहार और बंगाल के सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। एगो बात और जानिएगा, जैसे हिंदुस्तान समाचार पेपर है, दैनिक जागरण समाचार पेपर है ना जी, द लंदन टाइम्स भी एक समाचार पत्र है। जो द लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र है उसने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया दिन प्रतिदिन के हिसाब से। 10 मई को क्या हुआ, 11 मई को क्या हुआ, 12 मई को क्या हुआ, 13 मई को क्या हुआ, इस प्रकार से 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन द लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र ने किया था। तो नीचे से लिखिएगा, द लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र ने 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 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया। के विद्रोह का सजीव वर्णन किया। सजीव 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया। आगे सुनिए, आप। एक बात और, अंग्रेजों ने, क्वेश्चन सुनिएगा फिर बता देंगे आंसर पर, फिर लिखा देंगे। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के किस नेता को अदम्य साहस का तथा दृढ़ संकल्पित और सभी नेताओं में सर्वोत्तम बतलाया? मौलवी अहमदुल्ला। इसका उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला। तो नीचे से लिखिएगा, 1857 के विद्रोह के नेताओं में 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 विद्रोह के नेताओं में विद्रोह के नेताओं में अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य साहस, अदम्य साहसी, दृढ़ संकल्पित
संकल्पित और सभी नेताओं में सर्वोच्च, और सभी नेताओं में सर्वोच्च, और सभी नेताओं में सर्वोच्च, और सभी नेताओं में सर्वोच्च बतलाया। एक बात और, बहादुर शाह जफर ने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे 1857 के विद्रोह के दौरान वायसराय की उपाधि दी थी? तो आंसर हो जाएगा इसको खान बहादुर खां। खान बहादुर, नीचे से लिखिएगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने खान बहादुर खां को, खान बहादुर खां को, खान बहादुर खां को वायसराय की उपाधि प्रदान किया। ठीक है, एक बात और, 1857, क्वेश्चन सुनिएगा पहले। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया के पत्र को किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। कहां पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा, और इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। और कब पढ़ा? तो 1 नवंबर 1858 को पढ़ा। 1 नवंबर 1858 को पढ़ा। तो नीचे से लिखिए। 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पत्र को 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 विक्टोरिया के पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। अब सुनिए, एगो बात बताते हैं, काम कीजिएगा आप। सफल होना है तो करना पड़ेगा। आज 1857 का विद्रोह हम खत्म किए हैं ना। सबको बिहार पुलिस वैकेंसी का कसम है, बिहार केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड का कसम है। आज के आज रात में जितना नोट में 1857 का विद्रोह जितना कॉपी में है पढ़ लेना है। क्या बार? 3 बार। कितना बार? याद हो जाएगा 3 बार पढ़ने से। उसके बाद है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, लुसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या कोई भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव लेकर के बना लेना है। और देखिए, आप बनाइएगा ना, बनेगा आपसे क्वेश्चन। 90% क्वेश्चन आपसे बनेगा।
और देखिए इससे क्या होगा जानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप ये काम कर लीजिएगा ना। अगर आपके पास नहीं भी होगा तो अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल वाला से लेकर के कर लेना है। अब सुनिए, जाना ना है, सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए। अब सुनिए, आगे सुनिए। देखिए मेरा डेमो आज से खत्म हो गया, आप मान के चलिए, क्योंकि एक चैप्टर खत्म कर दिया, डेमो खत्म। अब जो है बिट्टू सर का भी एक चैप्टर खत्म होने दीजिए, तब 100% डेमो खत्म। ठीक है, देखिए आपको जो है पता नहीं होगा या पता हो भी सकता है कि आपको जो है संस्थान, पूरा का पूरा संस्थान 3 दिन बंद है। सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध। ठीक है, ये जो आने वाला सोम मंगल बुध है, आने वाला सोम मंगल बुध को संस्थान बंद है। क्यों बंद है? तो बंद इसलिए है कि हमारी दादी का देहांत हो गया था, उसका क्रियाक्रम है और उसके क्रियाक्रम में हम जा रहे हैं, और हमारे साथ साथ बिट्टू सर भी जा रहे हैं। ठीक है, बिट्टू सर को भी लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए ना हम हैं ना बिट्टू सर हैं, इसलिए जो है आपका संस्थान बंद रहेगा 10, 11, 12 सोम मंगल बुध 3 दिन बंद रहेगा। फिर 13 जुलाई, समझिए 13 जुलाई की अगर आप बात करेंगे तो 13 जुलाई यानी बृहस्पतिवार, 13 जुलाई यानी बृहस्पतिवार से फिर से आपका क्लास अपने समय अनुसार होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में बंद रहेगा। और हमारे क्लास में अब जब आप आएंगे तो आपको विदाउट एडमिशन एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए 3 दिन में, सोम मंगल बुध 3 दिन है, 3 दिन में से किसी भी दिन जो है आप अपना एडमिशन ले लीजिए। समझ गए? तो बृहस्पतिवार 13 जुलाई से पुनः आपका क्लास होगा। और समय की अगर हम लोग बात करें तो समय 4 से 5 ही रहेगा। और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को जो क्लास होगा, यानी अगले शनिवार को जो मेरा क्लास होगा, उसके बाद से आपका क्लास जो है, यानी जो है 17 जुलाई से आपका क्लास जो है 2 घंटे का हो जाएगा। इसकी बात हम आगे कर देंगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा सब चीज हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सूचना यही है, आगे क्या होगा वो आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपको 10, 11, 12 3 दिन सोम मंगल बुध को क्लास बंद है। आपका क्लास 13 जुलाई से होगा और बृहस्पतिवार से होगा शाम में 4 से 5, शाम में 4 से 5। ठीक है, अगले सप्ताह भर क्लास 4 से 5 होगा, फिर आगे हम बताएंगे क्या कैसे होगा। हाँ, कल जहां तक कल का सवाल है तो जो है बिट्टू सर, हाँ आपको बोले होंगे रविवार को क्लास होगा, हाँ बोले होंगे, हाँ, लेकिन हम आपको बता देते कल क्लास नहीं होगा। कल क्लास नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो है हो सकता है आज रात में ही निकले या फिर कल सुबह में निकलेंगे। कल नखवाल है तो कल तो निकलना ही है। ठीक है, तो कल नखवाल है तो कल तो हर सूरत में पहुंचना है, कम से कम शाम तक तो घर पहुंचना है। तो इसलिए जो है कल आपका क्लास नहीं होगा। बिट्टू सर को मालूम था कि सोमवार को नखवाल है, लेकिन नखवाल रविवार को ही है, यानी कल ही नखवाल है। समझ गए? तो इसलिए जो है आपको कल आपका क्लास नहीं है। कल आपका क्लास, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं ना, सब लोग सुन गए हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। और 14 जुलाई को जब हम आपके क्लास में आएंगे तो सॉरी वही 13 जुलाई, सॉरी 13 जुलाई, रुकिए ना, 13 जुलाई को जब हम क्लास में आएंगे तो आगे आपका क्लास जो है सारा शेड्यूल वाइज होगा। और कोई दिक्कत? और ये जो आपका बंद रहेगा, इस बंद का आगे जो है मैनेज किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। पहले लड़की लोग निकलिए, वहां पे रोकिए सबको, लड़की लोग निकलिए, आप लोग लड़की लोग को निकलने दीजिए।